बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं और जिसके बारे में बहुत से लोगों को बहुत सी तशवीश है। सबसे पहले तो मैं बड़ी एक अच्छी खबर ये दूंगा, इसके बावजूद कि अपोजिशन ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया है, कि हमें सबको बहुत हैरानी हुई थी कल ये देखकर कि ऑल ऑफ अ सडन हमारी ईसीसी ने एक ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जिसको मैं समझता हूँ कि पूरी कौम के मुंह पर एक तमाचा था। यानी कि आप ईसीसी में एक समरी लेकर जा रहे हैं और वो समरी ये कह रही है कि हिंदुस्तान से आप चीनी 5 लाख टन लेंगे और उसके साथ कॉटन लेंगे और उसके साथ आप वहाँ से धागा लेंगे। मुझे मालूम नहीं कि कल की खबर के बाद हमारी माओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को किस तरह नींद आई होगी मकबूजा कश्मीर के अंदर, कि जहाँ पर हिंदुस्तान की एट्रॉसिटीज़ जो है, स्टेट टेररिज्म जो है वो अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया में मेरा नहीं ख्याल कि कहीं और इतनी ज़्यादा रियासती दहशतगर्दी हो रही है जितनी कि वहाँ पे हो रही है। और मुझे याद है कि जब केमिकल पैलेट्स इस्तेमाल किए गए थे, लोगों को अंधा किया गया, जुल्म और सितम किया गया। पुलवामा के बाद जब वहाँ का अटैक का एक बहाना बनाया गया था कि यहाँ पर अटैक किया, हालांकि वो उसमें पाकिस्तान बिल्कुल मुलव्वस नहीं था। ये इसी तरह था जिस तरह के मुंबई के अटैक के बाद एकदम इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया तो हम मजबूर हो गए या फिर दानिस्ता तौर पर हमने ये कह दिया कि नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो इसके अंदर मुलव्वस थे, हालांकि पाकिस्तान इसके अंदर मुलव्वस नहीं था। पुलवामा के बाद भी यही हुआ कि कश्मीर के अंदर उन्होंने जुल्म और सितम शुरू कर दिए, कश्मीरियों को मारना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि सारी दुनिया ने आवाज़ उठाई और कौमी असम्बली की तरफ से वज़ीर आज़म, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने बाई पार्टीज़न तो नहीं लेकिन डेलीगेशन बनाकर भेजे सारी दुनिया में, और मुझे भी मौका मिला था कि बेल्जियम में सफ़र करूँ और वहाँ जाकर हिंदुस्तान की एट्रॉसिटीज़ को नुमाया करूँ वहाँ जाके, और उसमें हमें बड़ी कामयाबी हुई। इसी तरह बहुत से और ग्रुप्स थे जो गए हुए थे दीगर कैपिटल्स में। हम बेल्जियम गए थे जो कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, इसके अलावा मॉस्को और पेरिस, और मतलब कहीं पजीराई हुई कहीं नहीं हुई, लेकिन अपनी बात कम से कम हमने वहाँ तक पहुँचा दी। अब ऑल ऑफ अ सडन जब हम देख रहे हैं कि ईसीसी के अंदर एक ऐसी जो बात है वो जा रही है कि आप एकदम सो कर उठें और कहें जनाब कि हम तो हिंदुस्तान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमें तो 370 भूल गया, हमें तो 35 से भूल गया, या वो रातों रात कोई ऐसा है कि वो रिवर्स मार गया। तो बहुत अच्छा हुआ कि आज काबीना ने उसको जो है वो मंजूरी नहीं दी उसकी, और वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लिया। वज़ीर आज़म को पहले ही इसका नोटिस ले लेना चाहिए था, क्योंकि पूरे 24 घंटे ये खबर चलती रही और बहुत से लोगों ने इस पर तबसरे किए, बहुत से वीलॉग आए और बातें होती रहीं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म हो जो इस किस्म की चीज़ों को बर्दाश्त करे और फिर ये भी सोचे कि पोस्टेरिटी जो है मुझे अच्छे अल्फाज में याद करेगी। मुझे याद है जब वाजपेयी आए अपना लाहौर बस के ज़रिए, तो मैं भी उस वक्त हुकूमत का हिस्सा था, और उस वक्त हमने देखा कि जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा एक डेमोन्स्ट्रेशन किया लाहौर के अंदर, और फिर अफवाज पाकिस्तान ने एक बड़ा उसका सख्ती से नोटिस लिया, और जो एलानिया वहाँ पे एलानिया शाया हुआ था उसमें कश्मीर का सरसरी सा जिक्र था, जिसे फिर बीच में डलवाया गया और फिर वो एलानिया जो है वो लाया गया, लेकिन हुकूमत और फौज के दरमियान एक तलखी पैदा हो गई थी। तो मैं अब चाहूँगा कि हुकूमत, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ऐसे मामलात को पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करे, लोगों के नुमाइंदों से बातचीत करे और फिर डिसीजंस लिया करे, ताकि मतलब इस किस्म की है बाद में कोई ऐसे मामलात ना हो जिससे कि मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसके अलावा 2-4 चीज़ें और जो कि हाल ही में बड़ी अनप्रेसिडेंटेड हुई हैं। एक तो आज खबर पड़ी कि अमेरिका ने, बाइडन की हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान को
किसी अखबार में आया है 36, किसी में आया है 50, किसी में आया है 72 F-16 तैयारे जो हैं वो देने के लिए तैयार हो गए हैं, और जो पुराने F-16 हमारे पास हैं उनकी सर्विसिंग वगैरह भी करेंगे। तो ये भी एक अच्छी खबर है। CAS जो है वो कुछ पैसे उसमें से देगी। हमने ये पैसे पहले दिया हुआ था अमेरिका को जहाज़ खरीदने के लिए, लेकिन किसी अमेंडमेंट की वजह से या किसी सैंक्शंस की वजह से ये रुक गया था, और अमेरिका हिंदुस्तान की लॉबी जो है उसने मतलब एक बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया, और पाकिस्तान की जो डिफेंस परचेजेस थी उन पे पाबंदी लगवाई अमेरिका से, और हमारे F-16 भी पैसे दिए हुए थे और वहाँ फंसे रहे और हमें नहीं मिले। लेकिन आज ये जब फैसला हुआ तो बड़ी हैरानी हुई ये देख कर के ये बाइडेन हुकूमत जो आई है फौरी तौर पर उसके बाद इस किस्म का एक जेस्चर देना मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अब देखना यह है कि क्या इस पे माजी के अंदर तो जब 1986 में मेरा ख्याल में या उससे इर्द गिर्द पहले 84, 85, 86 में किसी वक्त अमेरिका तैयार हुआ था पाकिस्तान को F-16 देने के लिए, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की एक अहमियत थी। पाकिस्तान एक जियो पोलिटिकल स्ट्रेटिजिक अलायंस में था अमेरिका के साथ, जिस जियो पोलिटिकल को अब नल एंड वॉइड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस पर भी बाद में बात करते हैं ज़रा। तो हुआ ये कि उसके बाद से फिर पाकिस्तान पे सैंक्शंस लग गई, ब्राउन अमेंडमेंट आई, प्रेस्लर अमेंडमेंट आई, और उस पर हम एज ए बाई पार्टीजन डेलीगेशन भी जाते रहे। फिर एक जो है वो अमेंडमेंट ख़त्म हुई तो दूसरी अमेंडमेंट आ गई, तो ये सिलसिला चलता रहा अमेरिका के साथ। और अब एक नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, वहाँ नए आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तो खैर वही है लेकिन नए प्रेसिडेंट आए हैं, और उनके आने के बाद ये जेस्चर हमें मिला है। अब इस पर देखते हैं कि क्या गुफ्तगू होती है, इसके क्विड प्रो को क्या है, क्या मतलब हमें लेना है, क्या देना है, किस चीज़ से इज्तनाब करना है, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सी ऐसी खबरें आई जिसका मेरा ख्याल है कि नोटिस लेना भी ज़रूरी है और इस पर गुफ्तगू करना भी ज़रूरी है। पहला तो एक ये आया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो हो रही है, और बैकडोर डिप्लोमेसी में UAE बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है। पहले तो ये पता लगा, उसके बाद ये पता लगा कि शायद सऊदी अरेबिया की भी उसमें कोई थोड़ी सी जो है उनकी भी पसंद नापसंद शामिल है। और तीसरा हमें पता लगा कि हमारे कुछ अफसरान माजी के अंदर बैकडोर डिप्लोमेसी में जो नाम सामने आए मैं वो लेना चाहता हूँ। एक उसमें एक हमारे रिटायर्ड जर्नैल का नाम था जो एक अच्छी कहते थे कि बैकग्राउंड फैमिली से पोलो प्लेइंग जनरल थे, उनका नाम था, और एक वहाँ से उनकी तरफ से एक डोल का नाम था। अब ये कौन शख्स है जो बैकडोर डिप्लोमेसी की बातें कर रहा है पाकिस्तान के? ये वही शख्स है जिसने कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म हो रही है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, और खुल्लम खुल्ला जो हमारे बागी हजरात बलूचिस्तान से बाहर गए हुए थे उनको हिंदुस्तान जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो ये वही एक डोवल है जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए कोई मोहब्बत नहीं, पाकिस्तान के लिए कोई प्यार नहीं। लेकिन ठीक है अगर बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि इस बैकडोर डिप्लोमेसी में जो हमारे दोस्त ये डिप्लोमेसी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, बहुत अच्छी बात है। हम तो शुरू से ये कहते आ रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर होने पर चाहिए, लेकिन उसकी क्या कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी? क्या कश्मीर पे बातचीत ख़त्म हो गई? क्या स्टेट टेररिज्म जो है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर बंद होगी? क्या हमारी शहर हमने अपनी काट कर किसी के हाथ में दे दी, या हिंदुस्तान ने अपने रवैये पे कोई तब्दीली लाया है या कहा कि जी हम ये जो 370 आर्टिकल है और 35 आर्टिकल है इसको वापस हम करते हैं? तो ये अब सोचने की बात है, और इस पे हमें देखना है कि ये जो कुछ हो रहा है इस पे क्या हम कौम को भी लेंगे, एतमाद में लेंगे, या फिर बाहर से हमें खबरें आती रहेंगी, कभी किसी अखबार के ज़रिए, कभी किसी अखबार के ज़रिए, कभी अमेरिका के अखबारों के ज़रिए, कभी
यूरोप के और कभी अल जज़ीरा के ज़रिए या और मतलब मीडिया के ज़रिए हमें ये मालूमात जो है वो मिलती रहेंगी। तो इसमें हुकूमत को चाहिए कि ये जो इस किस्म के टॉपिक हैं इनके ऊपर बहस होनी चाहिए, और वो बहस जो है वो एक मुस्बत बहस होनी चाहिए। जिस तरह के ईसीसी की मीटिंग को काबीना ने मुस्तरद किया है, ये सारे टॉपिक जो है, ये सब्जेक्ट जो है बैकडोर डिप्लोमेसी के, हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात के, या फिर हिंदुस्तान के साथ तिजारत की, ये सब के सब पार्लियामेंट के अंदर जाने चाहिए और पार्लियामेंट में इस पर बहस होनी चाहिए। और उस बहस के बाद हमें फैसला लेना चाहिए, क्योंकि एक जमहूरियत है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है। इस वक्त मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं है, ना कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जो कि कश्मीर पे 4 नुकात लेकर और खुद ही चल पड़े और आगरा की मीटिंग हो और वहाँ पे साइनिंग सेरेमनी होने से कुछ देर पहले जो है वो हिंदुस्तान की ऑपोजिशन अपने ही हुकूमत के दर पे हो गई और हमारे सदर साहब को वहाँ से मायूस लौटना पड़ा। और मुझे ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, क्योंकि अगर उस पर हम कोई मुआहदा कर लेते तो उसमें भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ही नुकसान था, हिंदुस्तान का फ़ायदा था उसके अंदर। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें सोच समझ कर आगे चलना चाहिए। कुछ इसी किस्म की और बातें हैं जो कि अगले प्रोग्राम में आपसे करते हैं, और इंशाल्लाह वो भी बड़ी अहम बातें हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इजाज़ुल हक ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी बजाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लगता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।